सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूँ वो कहानी समूचे विश्व में विश्व हिंदी कहानी प्रतियोगिता में जो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिता में इस कहानी ने अपना परचम लहराया और पूरी दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहानी का शीर्षक है पीठासीन अधिकारी और इस कहानी के रचयिता हैं यमुनानगर हरियाणा से सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानीकार आदरणीय ब्रह्मदत्त शर्मा जी। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं श्रेष्ठ कहानी, पुरस्कृत कहानी पीठासीन अधिकारी। हमारे स्कूल पहुंचने की खबर गांव में आग की भांति फैल गई थी। गांववासी यूं भागे चले आए मानो पोलिंग की बजाय हम कोई नौटंकी पार्टी हों और गांव में तमाशा दिखाने वाले हों। वैसे हमारे देश में चुनाव तमाशे से कम हैं भी नहीं। बड़ों की देखा देखी बच्चे भी कौतूहलवश दौड़े आए थे। वे हम पांचों को टकटकी लगाए घूरते रहे और फिर हम में कुछ भी विशेष न पाकर निराश लौटने लगे। स्कूल गेट पर खड़ी कुछ निम्न वर्गीय महिलाएं भी हमें किसी अजूबे की भांति देखे जा रही थी। हाथ में दरांती लिए वे शायद खेत में घास काटने जा रही थी। किसी ने उन्हें डांटा और वे ठिठकते हुए आगे बढ़ गई। सरपंच का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार के समर्थक जल्दी ही दूध, मिठाई, पकोड़े आदि लेकर हाजिर हो गए। गोया कि उन्होंने पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा था। फिर से लगा जैसे चुनाव की बजाय हम किसी बारात में आए हों। लोकसभा और विधानसभा के विपरीत, जहां पोलिंग पार्टियों को कई बार खाना भी नसीब नहीं होता, पंचायती चुनाव में दामाद की भांति खूब आव भगत होती है। यह उसी की पहली बानगी थी। स्कूल प्रांगण में सर्दियों की गुनगुनी व सुनहली धूप खिली थी। खा पीकर हम सुस्ताने के लिए चारपाइयों पर लेट गए। हमारे पीओ यानी पीठासीन अधिकारी शीघ्र ही खर्राटे भरने लगे। सांस लेने से उनका बाहर को उभरा हुआ पेट ऊपर नीचे हिलता थोड़ा अजीब लग रहा था। वे सामान्य कद के मोटे ताजे व्यक्ति थे। चेहरे पर बारीक और नुकीली मूछें थी। आगे से उनकी खोपड़ी गंजी थी, जिसे उन्होंने लंबे बालों से छुपाने की काफी हद तक सफल कोशिश की थी। उन्हें इस कदर सोता देख सभी हैरान थे, क्योंकि कल के चुनाव की तैयारी का काम इतना ज्यादा था कि देर रात से पहले निपटने वाला न था। सुरेश कुमार जी, जो टीम में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, मुस्कुराए। अरे, ये साहब तो ऐसे सोने लगे मानो चुनाव ही निपट गया हो। पहली बार इतना बेफिक्र और लापरवाह अफसर देख रहा हूं, वरना चुनाव की चिंता में प्रिजाइडिंग को दोपहर छोड़ रात में भी ठीक से नींद नहीं आती। राधेश्याम जी को गहरी नींद से जगाया गया। फिर हम बूथ सेटिंग में लग गए। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी, लेकिन उम्मीदवारों के समर्थक वहीं डटे रहे। वे अपनी आवभगत बातों और हाव भाव से हमें प्रभावित करने में लगे थे। उनकी अभी भी वही पुरानी मान्यता थी कि चुनावी हार जीत में मतों के अलावा पोलिंग पार्टी का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। हम चाहते थे वे चुपचाप हमें अपना काम करने दें, किंतु राधेश्याम जी उन्हें श्रोता के रूप में पाकर धन्य हो गए थे।
बेशक ग्रामीणों के लिए सरपंच का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण था, किंतु वोट तो पंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए भी डलने थे। 2 मतों के लिए मशीन और 2 में मतपत्र का प्रयोग होने से मतदान प्रक्रिया काफी जटिल थी। मतपत्रों पर मोहर लगाकर उनमें वार्ड संख्या, बूथ संख्या, ब्लॉक समिति संख्या आदि भी भरा जाना था, जो एक लंबा और उबाहू कार्य था। बूथ सेटिंग के बाद हम उसे ही निपटा रहे थे। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, अतः जल्दी ही दिन ढल गया। इसी क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे एक उम्मीदवार के समर्थक शराब, कबाब आदि लेकर उपस्थित हो गए। देखते ही राधेश्याम जी ने नाक भौं सिकोड़ी। भैया, मैं तो सिर्फ बढ़िया ब्रांड ही पीता हूं। हम जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सुबह से राधेश्याम जी लगातार दोहराए जा रहे थे कि गांव में जाकर हम बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे, ना ही किसी से कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। और अब वे स्वयं ही ब्रांड की मांग कर रहे थे। हालांकि ग्रामीण उन्हें खुश करने की खातिर चिड़िया का दूध भी लाने को तैयार थे। राधेश्याम जी का मनपसंद ब्रांड आ चुका था, जिसकी गंध में काम करना उनके लिए मुश्किल हो गया। अरे कागज वागज छोड़ो, बाद में पूरे होते रहेंगे। आखिर करतारपुर के चौधरियों की मेहमान नवाजी हमें कब कब नसीब होनी है। विनोद सेठी को ताज्जुब हुआ। सर, पहले कुछ काम तो निपट जाए। राधेश्याम जी बेफिक्री से बोले। अरे निपट जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? मैंने आज तक इलेक्शन ही करवाए हैं। जब ऑफिसर ही चाह रहे, फिर बाकियों को भी क्यों चिंता होने लगी? शीघ्र ही सुरेश कुमार और संदीप चौधरी भी उनके साथ बैठकर जाम छलकाने लगे। मुफ्त का माल देखकर मुझे और विनोद सेठी को भी खूब अफसोस हो रहा था, किंतु चाहकर भी उनमें शामिल नहीं हो सकते थे। दोनों की ताजा ताजा नौकरी लगी थी और अभी हम पर आदर्शवाद कुछ ज्यादा ही हावी था। दूसरा, चुनावी रिहर्सल के दौरान अधिकारियों ने भी खूब डराया धमकाया था। यदि पोलिंग पार्टी का कोई भी सदस्य बूथ पर शराब नोशी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न जाने क्यों हम कुछ ज्यादा ही डर गए थे, किंतु वे तीनों ऐसी धमकियों को एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकालने वाले अनुभवी और पुराने लोग थे। उन्हें दावत का लुत्फ उठाते, जोर जोर से बतियाते और हंसते देख भला हमसे भी कहाँ काम होने वाला था। कागजों का पुलिंदा एक कोने में समेटकर हम गांव में टहलने निकल पड़े। लगभग घंटे भर बाद वापस आए तो राधेश्याम जी के इर्द गिर्द अच्छी खासी भीड़ जुट चुकी थी। बूथ की सुरक्षा में तैनात सिपाही भी अब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। खाते पीते भी राधेश्याम जी का प्रवचन किसी धर्म गुरु की भांति लगातार जारी था। वे चुनाव, राजनीति, खेती बाड़ी, खेल, फिल्म आदि पर धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। श्रोता मंत्रमुग्ध बैठे सुन रहे थे। उनके इस एकालाप के बीच भी हम खाना खाने बैठ गए। राधेश्याम जी खाना देखते ही बोले, भैया सलाद वगैरह तो लाए ही नहीं। गांव में रात को ऐसी चीजें भला कहाँ उपलब्ध होती हैं, फिर भी बेचारों ने जैसे तैसे फटाफट इंतजाम कर दिया। सलाद आते ही उनकी दूसरी फरमाइश आ गई, भैया अचार और हरी मिर्च भी ले आते। फिर से एक लड़के को दौड़ाया गया। उनकी हरकतों पर हम शर्मिंदा थे, परंतु वे बेफिक्र थे, मानो पीठासीन अधिकारी की बजाय वे किसी रियासत के नवाब हों और अपनी सेवा करवाने का उन्हें नैतिक व कानूनी अधिकार प्राप्त हो। खाने के बाद हम बचा हुआ कार्य निपटाने की तैयारी में थे, किंतु राधेश्याम जी की मंशा कुछ और ही थी।
मुझे अब घर जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। हमारे साथ साथ सुरक्षा कर्मियों ने भी उन्हें आश्चर्य से घूरा। पीठासीन अधिकारी को रात में पोलिंग बूथ छोड़ने की इजाजत ही नहीं होती। ठीक ठाक चुनाव निपटाने की चिंता में डूबे किसी अधिकारी को ऐसा ख्याल तक भी नहीं आता। और ये जनाब बिना कोई कामकाज निपटाए घर जाने की फिराक में थे। हमने विरोध किया तो बोले, यार मजबूरी भी तो कोई चीज होती है। कोई भी उनसे सहमत नहीं था। हमें संतुष्ट ना होते देख तसल्ली देने लगे। आप खामख्वाह टेंशन ले रहे हैं। देखना सुबह 4 बजे आकर मैं ही आपको जगाऊंगा। जब तक आप नहा धोकर तैयार होंगे मैं मॉक पोल के सारे कागज तैयार कर चुका हूंगा। अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता हूं। राधेश्याम जी के अब तक के व्यवहार को देखते हुए उन पर यकीन करना मुश्किल था, किंतु उन्हें रोकना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। दूसरा, हो सकता है उनकी माताजी सचमुच में ही बीमार हो, वरना यूं रात में 15 किलोमीटर दूर जाने का रिस्क कौन उठाएगा। हालांकि संदीप चौधरी हमसे इत्तेफाक नहीं रखता था। यार हम एक झूठे और चालू आदमी के साथ फंस गए हैं। मुझे नहीं लगता यह कल भी ठीक ठाक चुनाव करवा पाएगा। किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, परंतु सभी को कल की चिंता सताने लगी थी। रात को सोने के लिए सबको चारपाइयां एक बड़े कमरे में बिछा दी गई थी। मुझे तो पहले ही अनजान जगह पर नींद नहीं आती। दूसरा, रही सही कसर एक सिपाही के खर्राटों ने पूरी कर दी। उसकी कभी हेलीकॉप्टर उड़ाने और कभी ट्रेन की सीटी बजाने की आवाजों के बीच रात 2 बजे के बाद ही मेरी आंख लगी होगी। सुबह 4:45 बजे अलार्म कर्कश आवाज में बज उठा। मेरा ठंड और सुस्ती में बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, किंतु चुनावी ड्यूटी में रियायत की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। पोलिंग एजेंट निर्धारित समयानुसार ठीक 6 बजे पहुंच चुके थे। हम भी नहा धोकर तैयार थे, किंतु हमारे पीओ साहब नदारद थे। हम बार बार उन्हें फोन मिलाते, किंतु वे उठा ही नहीं रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। हमारी बेबसी को एजेंट्स भी सवालिया नजरों से घूर रहे थे। कोई चारा न चलता देख अंततः सुरेश कुमार जी ने ही मॉक पोल की कमान संभाल ली। यह एजेंटों को आश्वस्त करने के लिए किया जाता है कि मशीन ठीक ठाक काम कर रही है और इसमें पहले से कोई वोट मौजूद नहीं है। मॉक पोल निपटाकर मशीन को सील किया जाना था, जिसे सिर्फ पीठासीन अधिकारी ही कर सकता था, क्योंकि उनके कई जगह दस्तखत होने थे। वक्त मुट्ठी से रेत की भांति फिसलता जा रहा था और राधेश्याम जी का दूर दूर भी नामो निशान नहीं था। फोन तो वे उठा ही नहीं रहे थे। 6:45 बजे ही बाहर उत्साहित मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई। इनमें ज्यादातर ऐसे शराबी थे जिन्हें पिछले 2 महीने से सिर्फ वोट के लिए ही पिलाई जा रही थी। उम्मीदवार उन्हें सुबह सुबह निपटाकर कम से कम आज का खर्च और दिन भर चलने वाले ड्रामे से मुक्ति चाहते थे। 7 बजते ही सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। किसी को सुबह सुबह वोट डालकर कहीं दूर जाना था, तो किसी की कोई अन्य मजबूरी थी। मानो सभी जरूरी काम उन्हें अभी याद आ गए थे। समय होने पर भी, वोटिंग शुरू न होने पर वे बेहद नाराज, क्रोधित और लड़ने के मूड में थे। ऊपर से यह एक संवेदनशील बूथ था और पिछले चुनाव में पोलिंग पार्टी को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पिटने से बचाया था। इस वजह से हम अत्यंत डरे और घबराए हुए थे। हमारे हाथ पांव फूले थे और चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। ऐसे में उच्च अधिकारियों को बतलाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। वैसे तो उन्हें पहले ही अवगत करा देना चाहिए था, किंतु न बतलाए जाने का भी एक खास कारण था। प्रशासन चुनाव को बेहद गंभीरता से लेता है। अधिकारी
राधेश्याम जी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करते। वे उन्हें सस्पेंड भी कर सकते थे। हो सकता है वे सचमुच ही किसी मुसीबत में फंस गए हों और बाद में हमें अफसोस हो। अंततः धर्म संकट से मुक्त होकर जैसे ही सुरेश कुमार जी ने सुपरवाइजर को फोन मिलाया, राधेश्याम जी अचानक प्रकट हो गए, मानो कहीं अदृश्य में छिपे इसी क्षण की ही प्रतीक्षा कर रहे हों। आते ही बोले, सॉरी, माँ की तबीयत रात अचानक ज्यादा बिगड़ गई थी। अभी अभी उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा कर आया हूं। जल्दबाजी में मोबाइल घर ही छूट गया था। पता नहीं जिंदा भी बचेगी या नहीं। सुनकर हमारी नाराजगी काफी हद तक दूर हो गई थी। ग्रामीण तो उल्टा गुस्सा छोड़कर उनसे सहानुभूति जताने लगे। सिर्फ संदीप ही मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फटाफट मशीनों को सील करके बची हुई कागजी कार्यवाही पूरी की गई। 7:30 बजे तक ही मतदान शुरू हो पाया। चुनाव प्रक्रिया काफी लंबी और उलझी हुई थी, क्योंकि एक मतदाता द्वारा 4 मत डाले जा रहे थे। सर्वप्रथम मतदाता का वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना, वोटर कार्ड चेक करना, रजिस्टर में दस्तखत या अंगूठा लगवाकर वोटर स्लिप जारी करना, उंगली पर स्याही लगाना, पंच के मतपत्र पर भी दस्तखत या अंगूठा लगवाना और फाड़ कर देना, स्याही लगाकर मोहर थमाना, सरपंच की वोट के लिए कंट्रोल यूनिट का बटन दबाना जैसे अनेक काम थे। इतना कुछ करने पर भी सिर्फ 2 ही वोट डलते थे और बाकी बची 2 के लिए भी कमोबेश यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। मतदाताओं में काफी अनपढ़, पर्दा करने वाली औरतें, बुजुर्ग और शराबी थे। उन्हें बार बार समझाना पड़ता, जिससे वोटिंग में कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा था। कहने को तो 700 ही वोटर थे, किंतु वास्तव में 2800 वोट पोल होने थे। मतदाताओं की लंबी कतार रोककर हमने फटाफट दोपहर का खाना खाया और शाम 5 बजे तक हमारी गर्दन भी सीधी नहीं हुई थी। हम चारों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार काम बांट रखा था। राधेश्याम जी पर कागज पूरे करने की जिम्मेदारी थी, किंतु वे किसी खूंटे से बंधकर बैठने वाले प्राणी न थे। काम निपटाने की बजाय वे भीतर बाहर डोलते हुए ग्रामीणों से लगातार बतियाए जा रहे थे। वोटिंग के दौरान एजेंटों के बीच तीखी झड़पें भी हो रही थी। राधेश्याम जी न सिर्फ उन्हें समझाते, बल्कि ग्रामीण भाईचारे पर एक अच्छा खासा भाषण भी पिला देते। सुन सुनकर हमारे साथ साथ एजेंट भी पक चुके थे। कई बार समझाते समझाते राधेश्याम जी उनसे लड़ भी पड़ते। हम अपना काम छोड़कर बीच बचाव करते और उन्हें चुपके से संवेदनशील बूथ होने की दुहाई देते, परंतु वे अपने बातूनीपन के हाथों मजबूर थे। कागज पूरा करने की याद दिलाने पर लापरवाही से कहते, अरे निपटा लूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। शाम 5 बजे मतदान समाप्त हो गया। एजेंटों को छोड़कर बाकी सभी को सुरक्षा कर्मियों ने 4 दीवारी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हम फटाफट काम निपटाने में लग गए। सबसे पहले ब्लॉक समिति की मतपेटी और जिला परिषद की वोटिंग मशीन को सील किया गया, क्योंकि उनकी मतगणना बाद में कहीं और की जानी थी। फिर पंच की मतपेटी को उल्टाकर उसमें से मतपत्र बाहर निकाले, उन्हें वार्ड के अनुसार अलग अलग करके गिना और पंचों के परिणाम घोषित कर दिए। उसके बाद सरपंच की बारी आते ही एजेंटों की धड़कनें बढ़ गई। उनके चेहरों पर चिंता व तनाव साफ झलक रहा था। मशीन ने 2 मिनट में ही एक उम्मीदवार को 14 मतों से विजयी घोषित करके अपना फैसला सुना दिया। विजेता पक्ष के एजेंट खुशी से उछलते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे तो हारे हुओं के चेहरों पर मुर्दिनी छा गई। राधेश्याम जी ने नव नियुक्त पंचों व सरपंच को बुलाकर जीत के सर्टिफिकेट थमा दिए। सरपंच ने सर्टिफिकेट लेते ही इनाम के तौर पर
पांचों सदस्यों के लिए खुशी खुशी 5,000 रुपये राधेश्याम जी को पकड़ा दिए। परिणाम घोषित करते करते 7 बज गए थे। अब फटाफट बाकी काम निपटाकर हमें यहां से जल्द रवाना होना था। परंतु कागज देखते ही सुरेश कुमार जी परेशान हो उठे। खफा होकर बोले, सर, सभी फार्म खाली पड़े हैं। आखिर सुबह से आप कर क्या रहे हैं? वे हमेशा की भांति निश्चिंत थे। मैं तो दिन भर ग्रामीणों को शांत करने में ही उलझा रहा, वरना उनके लड़ाई झगड़े के बीच कभी भी इलेक्शन पूरा नहीं होने वाला था। कागज भी भूरे हो जाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो? उनसे उलझने की बजाय हम फॉर्म भरने बैठ गए। न जाने कितने कितने फॉर्म और लिफाफे थे। मॉक पोल का सर्टिफिकेट, चुनाव के आरंभ और समापन का सर्टिफिकेट, मशीन और मतपेटी सील करने का सर्टिफिकेट, मशीन की बैटरी निकालने व क्लोज बटन बंद करने का सर्टिफिकेट। इतना ही नहीं, पोलिंग एजेंटों से बैंक लोन लेते वक्त की भांति जगह जगह हस्ताक्षर किए जाने थे। टेंडर वोट व चैलेंज वोट का लेखा जोखा, पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग के अलग अलग फॉर्म और लिफाफे आदि भी थे। इनमें से कुछ लिफाफे लाख से सील करने थे, कुछ गोंद से चिपकाने थे और कुछ खुले ही रखने थे। इसके अलावा हर 2 घंटे बाद मतदान प्रतिशत, दिव्यांगों, स्त्री व पुरुष मतदाताओं की अलग अलग संख्या, जीते हारे उम्मीदवारों के मतों का लेखा जोखा जैसी सैकड़ों अन्य सूचनाएं भी पीओ डायरी में भरी जानी थी। बहुत से फार्मों का कहीं कोई उपयोग ही नहीं था, फिर भी उनके सामान में मौजूद होने का औचित्य समझ न आने से एक अलग ही परेशानी पैदा हो रखी थी। इतने सारे कागज देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। 1952 के प्रथम चुनाव से शुरू हुए कागज तो अभी तक चल ही रहे थे। साथ में वोटिंग मशीन की वजह से असंख्य दूसरे और नए भी उनमें शामिल हो गए थे। कुल मिलाकर मत पेटियों और मशीनों के कागजों का एक अजीब घालमेल था, जो किसी को भी परेशान कर सकता था। ऊपर से हमारे पीठासीन अधिकारी, सुभान अल्लाह। अभी हमने थोड़ा सा काम ही निपटाया था कि बस आकर हॉर्न बजाने लगी। पिछले 3 गांवों की पोलिंग पार्टियां अपना काम निपटाए उसमें बैठी थी। उन्हें पहुंचा देखकर हमारी घबराहट, बेचैनी और खीज कई गुना बढ़ गई थी। चारों तरफ कागज बिखरे पड़े थे और हाथ पांव फूलने की वजह से हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। सुरक्षा कर्मियों से हमारी हालत छुपी ना थी। हमारे कहे बिना ही वे बस में बैठे एक पीठासीन अधिकारी को मदद के लिए बुला लाए। दूसरे पीठासीन अधिकारी को देखकर हमें राहत मिली, लेकिन वे एक एक फार्म को देखते और हैरानी से पूछते, अरे अभी तक यह भी नहीं भरा? राधेश्याम जी बड़ी मासूमियत से पूछते, इसमें क्या भरा जाना था? थोड़ी देर बाद किसी अन्य कागज को देखकर कहने लगते, यार इसे तो कल शाम ही भरकर सील कर देना चाहिए था। हमें अपने नकारापन पर शर्म आ रही थी। अगले गांव में काम निपटाए बस के इंतजार में बैठी पोलिंग पार्टियों के बार बार फोन आने लगे थे। हम निकम्मों का इंतजार भी क्यों करें? मदद करने आए पीओ ने सुझाव दिया, अभी तो आपको बहुत टाइम लगना है, आप अपना सामान समेट लें और बाकी काम वहीं बैठकर आराम से पूरा करें। उनसे सहमत होने के अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। सुरेश कुमार जी का घर करतारपुर से 4 किलोमीटर दूर था। उन्होंने राधेश्याम जी को पहले दिन से ही पक्का कर रखा था कि वे इधर से उधर ही चले जाएंगे। राधेश्याम जी ने भी उन्हें खुशी खुशी जाने की इजाज़त दे दी, मानो उनका सारा काम निपट गया हो, या उन्हें मालूम ही ना हो कि सबसे मुश्किल काम तो सामान जमा करवाना ही होता है। हमें परेशान देखकर उन्होंने अपना तकिया कलाम दोहराया, क्यों टेंशन लेते हो, सब निपट जाएगा, मैं हूं ना। सुरेश कुमार जी विदा लेते लेते बोले, सर मेरे हिस्से के 1000 रुपये। फटाफट काम निपटाने के चक्कर में अपना इनाम तो हम भूल ही गए थे।
राधेश्याम जी लापरवाही से बोले, अरे वे तो मैंने उन्हें वापस भी कर दिए। हम किसी से बख्शीश क्यों लें? आखिर सरकार हमें इतनी तनख्वाह किस लिए देती है? सब उन्हें आश्चर्य और नाराजगी से घूरने लगे। वापस करने होते तो लिए ही क्यों थे? दूसरा, वे शाम से हमारे साथ ही थे, फिर वापस कब और कैसे कर दिए? गेट पर खड़ी बस में बैठे कर्मचारी अधीर और बेचैन थे। वे हम पर जल्दी करने के लिए चिल्ला रहे थे। राधेश्याम जी से उलझने का समय नहीं था, फिर बख्शीश के लिए उलझना भी क्या? हमसे पहले ही कलेक्शन सेंटर जो एक कॉलेज में बना था में बहुत सी पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि भीड़ और बढ़ जाए, बस में बैठी पार्टियां नीचे उतरते ही सामान जमा करवाने सरपट दौड़ पड़ी। उनकी देखा देखी हम भी भागे, लेकिन कदम वहीं ठिठक गए। अपने कागज पूरे न होने का ख्याल आते ही हमें ऐसे रोना आया जैसे मोर अपने पांव देखकर रोता है। न जाने कागज कब पूरे होंगे, हर पल बढ़ती जाती भीड़ के बीच कब जमा होंगे और हम कब घर जा पाएंगे। सुरेश कुमार जी, जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता था, हमें बीच मझधार में छोड़कर पहले ही जा चुके थे। एक बार फिर से कागजों को पूरा करना था। हालांकि और काम करने की हिम्मत अब बिल्कुल भी बची ना थी। हम पिछले 16 घंटों से नॉन स्टॉप चुनावी ड्यूटी कर रहे थे। स्कूल में मात्र 6 घंटे की ड्यूटी करने वालों को इतना अधिक काम करने की आदत ही नहीं थी। शरीर और दिमाग बुरी तरह थक चुके थे। ऊपर से रात को ठीक से न सो पाने की वजह से आंखों में नींद भरी थी। मन करता था बिना कुछ खाए पिए बस यहीं लेटकर सो जाएं। परंतु सामान जमा करवाए बिना किसी भी सूरत छुटकारा न था। जल्द जमा होने की कोई संभावना भी न थी, जिससे राधेश्याम के प्रति हमारी खीज और गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। उन्हें एकाध खरी खरी सुना भी दी थी। वहां बिछी कालीन पर सामान रखकर राधेश्याम जी फार्म भरने लगे। भरकर वे संदीप और विनोद को थमाते। वे संबंधित लिफाफा ढूंढकर उसमें डाल देते और फिर मोमबत्ती से लाख गर्म करके उसे सील कर देते। हमारे आसपास और भी पोलिंग पार्टियां बैठी अपना काम निपटा रही थी। हरे कालीन पर जली मोमबत्तियां ऐसे लग रही थी मानो किसी ने अपने आंगन में दिवाली के सैकड़ों दिए एक साथ जला दिए हों। चुनाव सचमुच ही लोकतंत्र पर्व मालूम हो रहा था। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि आसपास ज्यादातर वे पार्टियां थी जिनके कागजों में जमा करवाते वक्त छोटी मोटी कमी निकल आई थी। वे उन्हें फटाफट ठीक करके लिफाफे दोबारा सील कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी जमा करवा सकें। हम तो अभी एक बार भी नहीं गए थे। राधेश्याम जी को देखते हुए कमियां निकालनी लाजमी थी। हो सकता है सबसे ज्यादा हमारी ही हो, जिससे सबसे आखिर में निपटें सोचकर ही घबराहट और खीज होने लगती। आज तो बहुत बुरे फंसे थे। राधेश्याम जी बार बार किसी ना किसी फार्म पर अटक जाते। उन्हें न तो कुछ आता था और न ही उन्होंने सीखने की कोई कोशिश ही की थी। दूसरा, उन्हें न आने की कोई फिक्र, चिंता, शर्म या अफसोस भी नहीं था। मैं आसपास किसी से पूछकर उन्हें बतलाता। मेरे बार बार पूछने से पार्टियां तंग आकर मुझे जवाब ही नहीं दे रही थी, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी थी। इसलिए अब मैं आसपास को छोड़कर दूर बैठे एक जानकार पीओ से पूछने चला गया, जिसमें कुछ ज्यादा ही समय लग गया था। मैं वापस लौटा तो राधेश्याम जी मौजूद नहीं थे। संदीप चौधरी और विनोद सेठ ही काफी चिंतित और परेशान दिखाई दिए। उनका कागजों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। मैंने घबराकर वजह जाननी चाही तो बोले, एक बुरी खबर है, अभी अभी राधेश्याम जी की मदर की डेथ हो गई। अप्रत्याशित खबर सुनकर मुझे झटका लगा। राधेश्याम जी के लिए दुख और चिंता हुई। संदीप चौधरी एक अलग ही पश्चाताप में डूबा था। यार, मैं कल से
ख्वामख्वाह उन पर शक कर रहा था। हम भी कई बार किसी को कितना गलत समझ बैठते हैं। तभी राधेश्याम जी वापस आए। वे चिंतित और दुखी दिखाई दिए। मैं उनकी माता की मौत पर दुख व्यक्त करने के लिए सही शब्द तलाशने लगा, परंतु तुरंत कुछ सूझ ही नहीं रहा था। राधेश्याम जी की उम्र देखते हुए बेशक उनकी माँ बूढ़ी होंगी, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। मेरे कुछ कहने से पहले ही राधेश्याम जी बोले, मैंने अधिकारियों से बातचीत कर ली है। आप फटाफट सामान समेटकर मेरे पीछे पीछे आओ। दुख की इस घड़ी में भी राधेश्याम जी की हिम्मत देखकर उन्हें सलाम करने को जी चाहा, वरना उनके चले जाने के बाद हमें सामान जमा करवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता। एक पल में ही हमने जैसे उनकी पिछली सभी गलतियों को माफ कर दिया था। अपने सिरों पर मशीनें व बैलेट बॉक्स उठाए और कंधों पर अपने बैग टांगे हम भीड़ में घुस गए। अब तक दूर दराज के इलाकों की पोलिंग पार्टियां पहुंचने से तीनों काउंटर पर भारी भीड़ ऐसे टूट पड़ी थी जैसे मरुस्थल में मीलों भटकने के बाद अचानक उन्हें कोई नखलिस्तान दिखाई पड़ गया हो। सामान लेने वाले भी अजीब नौसिखिए थे, जिन्हें खुद ही स्पष्ट नहीं था कि क्या क्या चेक करके लेना है। वे बार बार उठकर दूसरे काउंटर पर पूछने जाते, जिससे लाइन आगे ही न सरक पा रही थी। घंटों लाइनों में खड़े लोगों की सब्र का पैमाना छलक चुका था। आगे बढ़ने के लिए अब वहां धक्का मुक्की और हो हल्ला मच गया था। कई तो आपस में गाली गलौच और हाथापाई तक भी उतर आए थे। पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और तथा कथित समझदार लोगों को अनपढ़ और जाहिलों की भांति पेश आते देखकर आश्चर्य और दुख भी हुआ। प्रशासन भी कम कसूरवार न था। बेहतर व्यवस्था के उसके तमाम दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए थे। इन्हीं वजहों से तंग आकर ही कर्मचारी सिफारिशों और झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट के सहारे चुनावी ड्यूटी कटवा लेते हैं। सिर्फ हम जैसे गैर सिफारशी ही फंसते हैं। हमारे यूं आगे बढ़ने पर भीड़ ने कड़ा ऐतराज जताया, किंतु राधेश्याम जी के पीछे पीछे भीड़ को चीरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अंततः सबने शोर मचाकर हमारा रास्ता रोक लिया, जैसे जानना चाहते हो कि जल्दी जमा करवाने का तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है। तभी सामान लेने वाले एक कर्मचारी ने चिल्लाकर उनकी जिज्ञासा शांत की, प्लीज प्लीज इन्हें आगे आने दीजिए, इनके परिवार में डेथ हो गई है। न चाहते हुए भी हमारे लिए जगह बनाई गई। आगे बढ़कर राधेश्याम जी ने लिफाफे और मशीनें व मत पेटियां उन्हें थमाई। सिर से भारी बक्सा उतरते ही मुझे राहत महसूस हुई। सामान अपने नजदीक रखवाकर लिफाफे लेते हुए वही कर्मचारी बड़ी आत्मीयता से पूछने लगा, मदर की डेथ कब हुई? राधेश्याम जी गंभीर और धीमी आवाज में बोले, सर अभी 1 घंटा पहले। आज सुबह ही अस्पताल में दाखिल करवा कर आया था। मन बड़ा दुखी है। बस में हमारे साथ आई पोलिंग पार्टियां पिछले 1.5 घंटे से लाइन में खड़ी थी। हमारी मदद करने आया पीठासीन अधिकारी भी उनमें शामिल था। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, किंतु हमारा सबसे पहले सामान जमा करवाना उनसे जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वही कर्मचारी कहता सुनाई दिया, सर हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, किंतु कागज तो पूरे होने ही चाहिए। राधेश्याम जी की माता के गम में डूबे हम भूल ही गए थे कि अभी हमारे कागज भी पूरे नहीं हुए थे। अब क्या होगा? हमारी धड़कनें बढ़ गई। राधेश्याम जी मिन्नतें करने लगे। हमने तमाम देवी देवताओं को एक पल में ही याद कर डाला, लेकिन वह टस से मस न हुआ। सॉरी सर, आप उच्च अधिकारियों से बात कर लीजिए। राधेश्याम जी अभी भी गिड़गिड़ा रहे थे, जिससे पास बैठे दूसरे कर्मचारी को उन पर तरस आ गया।
मुझे दिखाओ क्या दिक्कत है। उसने फार्म लेकर 2-3 गलतियां खुद ही ठीक कर दी। उस पल वह हमें किसी देवदूत की भांति नजर आया। बाकी गलतियां तो शायद सील किए हुए लिफाफों में छिप गई थी। अन्य सामान भी फटाफट जमा हो गया। रिलीविंग स्लिप हाथ में लेकर राधेश्याम जी ने उन्हें धन्यवाद दिया। सहसा हमें यकीन ही नहीं हुआ कि सामान सचमुच इतनी जल्दी जमा हो चुका था। हम चुपचाप भीड़ से बाहर निकल आए। भीड़ का शोर, धक्का मुक्की और गाली गलौज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। व्यवस्था बनाने के लिए अब पुलिस को बुला लिया गया था। सुबह 4 बजे तक भी पोलिंग पार्टियां नहीं निपटने वाली थी। कई बार मनचाहा काम होने पर भी आप प्रसन्न नहीं हो पाते। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था। हम बेशक कितनी ही जल्दी निपटना चाहते थे, परंतु इस वजह और तरीके से बिल्कुल भी नहीं। जल्दी घर जाते हुए हम में से कोई भी खुश नहीं हो पा रहा था। भीड़ को पीछे छोड़ हम पार्किंग स्थल की तरफ अपनी बाइक उठाने चल पड़े। राधेश्याम जी गाड़ी में थे। हम उनके लिए परेशान और दुखी थे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे गाड़ी लेकर हमारे नज़दीक आए, संदीप चौधरी ने हाथ से इशारा करके गाड़ी रुकवाई। सर, ऐसी हालत में आप अकेले कैसे जा पाएंगे? मैं ड्राइव करके आपको घर छोड़कर आता हूँ। हमें संदीप की दरियादिली अच्छी लगी थी, लेकिन राधेश्याम जी ने हमें घूरा और फिर अचानक मुस्कुराए। अरे क्यों टेंशन लेते हो? माँ को मरे तो 5 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी विश्व प्रसिद्ध कहानी पीठासीन अधिकारी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।